गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं देखने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो जो दृश्य तरंग दैर्ध्य होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश का वह किरण जिसमें हम देख सकते हैं चीज़ों को, तो उसमें प्रकाश की किरणों को कॉर्निया और लेंस के द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाका और शंकु में आवेग उत्पन्न हो जाता है। ये जो प्रकाश की किरण है वो हमारे रेटिना, जलीय द्रव, लेंस और कांचाप द्रव से होते हुए रेटिना के फोकस बिंदु पर पड़ता है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक प्रकाश वर्णक ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है और रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड से बना हुआ ये होता है। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है, जिसके कारण ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आ जाता है और ये झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव ला देता है। इसके कारण विभवांतर जो है वो प्रकाशग्राही कोशिका में संचरित हो जाता है और एक संकेत उत्पन्न होता है, जो कि कुक्षिका कोशिकाओं में ध्रुवीय कोशिकाओं के द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न कर देता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि वलकुट में इसको भेज दिया जाता है, जहां पर तंत्रिकी आवेग की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति और अनुभव के आधार पर पहचान लिया जाता है। अगर डायग्राम के रूप में आप समझना चाहो तो यहाँ पे जैसे किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरण टकराकर रेटिना, जलीय द्रव और लेंस से होते हुए पीत बिंदु तक आता है और कंचाप द्रव से होते हुए यहाँ पर शंकु और शलाका होता है, जो ऑप्सिन को रोडोप्सिन में बदल देता है और इस प्रकार ऑप्सिन और रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण एक आवेग उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, इन आवेगों को ग्रहण करके दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क में भेज देता है, जहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करके पहचाना जाता है। नेक्स्ट संरचना हम पढ़ते हैं कर्ण यानी कान की, मानव कर्ण। कर्ण जो है वो दो संवेदी क्रियाएं करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। इसीलिए कर्ण को या कान को मानव या जितने भी मैमल्स उनमें श्रवण संतुलन अंग कहलाता है। ये शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कान को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण पिन्ना, ये जो भाग बाहर दिखाई देता है ये कहलाता है पिन्ना या आरिकुला, तथा बाह्य श्रवण गुहा से मिलकर ये बना हुआ होता है। ये इतना भाग जो है वो ये बाह्य कर्ण या पिन्ना है और ये बाह्य श्रवण गुहा है। ठीक है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है, ध्वनि तरंगों को, जो कि ध्वनि उत्पन्न करती है उनको, और बाह्य श्रवण गुहा जो है वो कर्णपटह झिल्ली तक, यहाँ पर कर्ण ये जो है वो कर्णपटह झिल्ली कहलाती है, भीतर की ओर जाती है। ये जो भाग है बाह्य कर्ण नलिका मीटस कहलाता है। पिन्ना में और मीटस में कुछ महीन बाल या रोम होते हैं और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं, जो कि बाहर से आने वाले धूल के कणों को, सूक्ष्म कणों को, जीवाणु इत्यादि को रोक लेती हैं। कर्णपटह झिल्ली संयोजी ऊतक की बनी होती है, जो बाहरी ओर त्वचा से और अंदर श्लेष्मा झिल्ली से अवतरित होती है। मध्य कर्ण यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये तीन अस्थियों से बनी होती है, जिनको ये मेलिकस, इनकस और स्टेपिस तीन कर्ण अस्थियां होती हैं, इनसे बनी होती है। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती है। मैलियस कर्णपटह झिल्ली से और स्टेपिस जो है वो कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी हुई होती है। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कर्ण अस्थियां ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक, ये भाग जो है वो अंतःकर्ण कहलाता है, पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यहीं से एक नलिका यूस्टेकियन नलिका होता है, मध्य कर्ण गुहा को ये फेरिंग्स से जोड़ती है। गले में हमारे गला का जो फेरिंग्स है ना, उस भाग से इसको जोड़ती है। यूस्टेकियन नलिका कर्णपटह के दोनों ओर दाब को एक समान बनाए रखने का काम करती है। द्रव से भरा हुआ अंतःकर्ण, ये जो भाग है वो अंतःकर्ण कहलाता है। ये लेबिरिंथ कहलाता है, जो कि अस्थिल और झिल्ली नुमा लेबिरिंथ से बना हुआ होता है।
जो कि परिलसिका द्रव से घिरा होता है, किंतु झिल्लीनुमा लेबरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा होता है। इसके अंदर अगर हम इसको सेक्शन कटिंग काट के देखें, इसमें द्रव भरा होता है। लेबरिंथ के घुमावदार भाग को कॉकलिया कहते हैं। ये जो घुमावदार भाग हम देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? कॉकलिया कहा जाता है। कॉकलिया को 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभाजित किया जाता है, अंदर से काट के देखें तो, जिन्हें बेसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली कहा जाता है। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिबुलाई, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पेनी कहा जाता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी परिलसिका द्रव से और स्केला मीडिया अंतरलसिका द्रव से भरा रहता है। कॉकलिया के नीचे स्केला वेस्टिबुलाई अंडाकार खिड़की में समाप्त होता है, जो कि स्केला टिम्पेनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होता है। आर्गन ऑफ कार्टाई, इसमें हम देखेंगे इसके सेक्शन कटिंग में, आर्गन ऑफ कार्टाई आधारी झिल्ली पर स्थित होता है, जिसमें पाए जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही के रूप में काम करता है। रोम कोशिकाएं आर्गन ऑफ कार्टाई की आंतरिक सतह पर झिल्ली श्रृंखला में पाया जाता है, और ये रोम कोशिका का आधारी भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्ध निकला होता है। रोम कोशिका की झिल्ली की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। अंतःकरण में कोक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिबुलर तंत्र भी होता है, और ये वेस्टिबुलर तंत्र जो है वो 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और ऑटोलिथ से बना होता है। ये जो 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, ये मैक्यूला, लघुकोश और यूट्रिकल का संवेदी हिस्सा होता है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न भिन्न तल पर स्थित होता है। झिल्लीनुमा नलिकाएं अस्थिर नलिकाओं के पेरिलिम्फ या परिलसिका द्रव में डूबा रहता है। नलिका का ये जो भूला हुआ भाग है, इसको जिसमें कि आधार भाग एम्पुला, जिसमें कि उभार निकला रहता है, इसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहा जाता है। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है। लघु कोश में यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना मैक्यूला होता है। क्रिस्टा व मैक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं, जो शरीर के संतुलन और सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये कॉकलिया का काट का दृश्य है, जिसमें ये 3 चेम्बर 3 कोष्ठ में बटा हुआ है। ये स्केला टिम्पेनी, स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिबुलाई, और इसमें जो झिल्ली होती है वह कहलाता है रीजनर्स झिल्ली। इसमें उभारनुमा संरचना होता है, ये कहलाता है ऑर्गन ऑफ कार्टाई, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर या आधारी झिल्ली पर होता है, और इसके ऊपर होता है टेक्टोरियल झिल्ली। यहीं से आवाज की संवेदना जो है वो तंत्रिका कोशिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उसको सुना जाता है। तो हम श्रवण की क्रिया देखते हैं किस प्रकार होती है। कर्ण किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्रिकीय आवेग में बदलता है, जो कि मस्तिष्क के द्वारा उद्दीप और क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान कराते हैं, ये हम देखेंगे। बाह्य कर्ण यानी पिन्ना ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके कर्णपटा तक भेज देता है, कर्ण गुहा से कर्णपटा तक भेजता है। ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया में कर्णपटा में कंपन उत्पन्न होता है, और ये कंपन जो है वो तीनों जो कर्ण अस्थियां हमने पढ़े, मेलिका, सिंकस और स्टेपिस, इससे होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंच जाते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन जो है वो कॉकलिया में भरे द्रव तक पहुंचता है। ये सभी में द्रव भरा हुआ होता है, जहां पर ये लिम्फ में तरंगे उत्पन्न कर देते हैं। लिम्फ की तरंगे आधार कला, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में हलचल उत्पन्न करके इसको उत्तेजित कर देती है, और आधारी झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं जो है वो मुड़ जाती है और टेक्टोरल झिल्ली पर दबाव डालती है। ये हम देखते हैं, टेक्टोरल झिल्ली इस पर दबाव डालती है। फलस्वरूप जो संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स, इसमें जो न्यूरॉन्स की कोशिका होती है, इसमें तंत्रिका का आवेग उत्पन्न हो जाता है, और यह आवेग जो है वो अभिवाही तंतुओं के द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक भेजे जाते हैं, जहां पर आवेगों का विश्लेषण करके ध्वनि को पहचाना जाता है। तो आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम हार्मोनल नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे।